इसमें हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था में कहाँ भाग 3 मूल अधिकार में अनुच्छेद कहाँ 16 में है। अनुच्छेद 16 में का मुख्य प्रावधान क्या है? लोक सेवा में अवसर की समता या लोक सेवाओं में अवसर की समानता, ऐसा कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। कई बातें घुमा फिरा के एक बात एक ही है कि क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, बस सीधी सी बात। यानी क्या, जो पब्लिक सर्विस है उसमें सभी लोगों को क्या रखा जाए? इक्वल रखा जाए, यही कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें आपको क्या किया जाएगा? यहाँ सर्विस नहीं शब्द होगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर किसी को क्या किया गया है? इक्वल रखा, इक्वल की बात की गई, यानी सबको इक्वल ही समझा जाए, ऐसी बात कहाँ की है? अनुच्छेद 16 में। सबसे खास बात की आर्टिकल 16 का सब क्लास 1 सब क्लास 2 क्या है? एक विशेषित स्पेसिफाइड राइट्स हैं, यानी ये क्या है? मूलतः सिद्धांत है किसके? लोक नियोजन के। और जब बात आप करते हैं किसकी? 16(3), 16(4), 16(5), 16(6), तो क्या है इसके? ये सब अपवाद हैं, यानी अपवादित दशाओं में इन 16(3), 16(4), 16(5), 16 को रखा गया है। जबकि मूलतः सिद्धांत की बात करोगे तो कहाँ है? मूलतः सिद्धांत में 16(1) है और 16(2) है। यानी कह सकते हैं कि अनुच्छेद 16(1) और 16(2) का अपवाद कौन है? 15(3), 15(4), 15 नहीं 16(3), 16(4), 16(5), 16(6), 15 की बात नहीं है ना। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 16(1) की, है ना, कि 16(1) कहता क्या है, इसी की बात हम करने वाले हैं। 16(1) की बात करें तो कहता है कि राज्य के अधीन, किसके अधीन? राज्य के अधीन। अब अमेरिका में नौकरी करने जाओगे भैया तो वहाँ आपको नहीं अवसर मिलेगा, यानी अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, राज्य के अधीन किसी पद पर, राज्य के अधीन क्या? किसी पद पर नियोजन, नियोजन का एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा, नियोजन या नियुक्ति, नियोजन या यानी अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट होता है, अच्छा, नियुक्ति की स्थिति या के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर है। तो क्या कहा? किसी राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में एक शब्द यूज कर लिया, कहा सभी नागरिकों, नागरिकों को समान अवसर मिलेगा या समान समझा जाएगा। अब एक बात हो गई क्या कि जब कहा सभी नागरिक तो ये कन्फर्म हो गया कि यह अधिकार केवल भारतीय नागरिक को हुई प्राप्त है, बाकी लोगों को नहीं है, यानी भारतीय नागरिक को प्राप्त है। भारत में रहने वाले सभी लोगों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, सिर्फ प्राप्त किसे है? भारतीय नागरिकों को। तो ये बात आप कंफर्म हो गए। तो एक कहता है क्या? कहता है कि जो ये कहता कि हम आपको नियोजन में समान समझेंगे, क्या समझेंगे? नियोजन में समान समझेंगे। तो किसका अपवाद अभी आपको मिलने में लिखा है यहाँ? 16(1) क्या है? 16(2) का अपवाद, 16(3), 4, 5, 6, इन 4, 5, 6 पे अभी आप उलझेंगे नहीं। अभी आप इसके मूल सिद्धांत पे आपको बने रहना जरूरी है। इसका मूल सिद्धांत वास्तव में है क्या? क्योंकि अगर आप तुरंत चले जाएंगे 16(4), 16(5), 16(6) में तो कहेंगे ये फिर गलत है, ऐसा वैसा सोचेंगे, अब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएंगे, इसलिए अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, हाँ, अब इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। अब जब कह दिया कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन, एम्प्लॉयमेंट या नियुक्ति, व्यक्ति या संस्था की नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, ये लाइन सीधा सीधा ये लिखी गई। कहाँ? 16 सब क्लास 1, यहाँ यही बात कही जो मैंने यहाँ बता दिया। आपका कीवर्ड क्या है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन भारतीय नागरिक होना चाहिए, इधर रटे रहिए बस। क्योंकि छोटी छोटी बात है, ये इतने शब्द आप रट लीजिए, काम खत्म है 16(1) का, इससे कोई जरूरत नहीं है। तो कहता भाई निष्कर्ष क्या निकाला आपने, क्या समझा आपने? हम इतना बता दिए आपको, आपने समझा क्या?
समझना ये है कि यह अधिकार केवल उन पदों तक है, ध्यान दो, 16(1) का अधिकार केवल उन पदों तक है जो राज्य के अधीन है। नहीं समझे? राज्य के अधीन, मान लो कोई निजी व्यक्ति या संस्था के अधीन अगर कोई पद है और वहाँ आरक्षण ना दे चाहे तो ले सकते हो क्या? वहाँ अवसर कहाँ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना भाई। नहीं रखना चाहता, आप गए कहीं किसी दुकान पे, आपने कहा कि भैया आप कोई फर्म चल रही हो, आपने कहा मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख लो, वो नहीं रखना चाहेगा, जबरदस्ती रख लोगे क्या? वो अवसर की आपको क्षमता नहीं दे, कुछ कर सकते हैं हम? नहीं। वो जिसको चाहेगा उसी को रखेगा, समझे आप? तो बहुत सारे फर्म, बहुत सारे उपक्रम और बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे ऐसे चीज़ें चलती हैं, देखा जाता है जहाँ पर जो उस दुकान का, उस फर्म का स्वामी होता है, वो कुछ विशेष लोगों को ही क्या करता है? नियुक्त करता है। तो हाँ, आप अवसर की समता नहीं की बात कर सकते हैं, क्योंकि राज्य के अधीन पद की बात की ध्यान रखिएगा। कभी कभी कहीं कहीं लिखा होता है कि फला वस्त्रालय के, या बहुत किसी एक विशेष धर्म का, किसी विशेष जाति के लोगों को दुकान होता है, तो वहाँ मोस्टली देखा जाता है कि जो कर्मचारी होते हैं वो उसी जाति के होते हैं, ये देखा जाता है ना। तो वहाँ आप मांग नहीं कर पाएंगे कि हाँ समान अवसर, तो नहीं। कहा गया राज्य के अधीन, सीधा निष्कर्ष क्या निकला? यह अधिकार केवल उन पदों तक है जो राज्य के अधीन है। मतलब ये बात जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ, ये जो 16(1) कह रहा है, उसका मतलब यही निकल के आ रहा है कि जो राज्य के अधीन होगा वहीं बस मांग कर पाओगे। निजी व्यक्ति या किसी संस्था के अधीन कोई पद है तो आप वहाँ इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, न मांग कर सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला? यह अधिकार केवल उन पदों तक है जहाँ राज्य द्वारा नौकरी दी जा रही हो। उन पदों तक है जहाँ राज्य द्वारा नौकरी दी जा रही है। निजी व्यक्ति या संस्था दी जाए नौकरी के लिए अधिकार उपलब्ध नहीं है। मान लो कि निजी व्यक्ति कोई संस्था अधिकार आपको दे रहा हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है कि कहीं पर अगर संविदा आधारित कोई नौकरी हो, हम बहुत कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, प्रस्तुति ये कॉन्सेप्ट है कि क्या संविदा पर नियोजन की अवसर की समानता है? नहीं है, संविदा में भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब में। अभी हाल ही में विपक्ष चिल्ला रहा था कि आउटसोर्सिंग के जरिए स्टेट गवर्नमेंट तमाम भर्तियों कर रही है, तो उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं है? तो वहाँ संविदा पर आधारित कोई भी भर्ती हो अगर, तो वहाँ पर इस नियोजन का अवसर की समानता संविधान भी नहीं देता, तो कहते वो ना दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा गया भाई राज्य के अधीन ना, राज्य के अधीन, बाकी कहीं अगर कुछ हो रही कोई भर्ती तो वहाँ कोई बात नहीं है, वहाँ आपको अवसर की समानता नहीं मिलेगी। नियोजन नियुक्ति का तात्पर्य क्या होता है? केवल प्रारंभिक नियुक्ति से ही नहीं है, बल्कि प्रारंभिक जो पहली बार नियुक्ति हुई है उसके साथ साथ आगे जो आप कोई प्रमोशन लेते हैं तो उसमें भी आपको समान अवसर दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ये कौन कहता है? 16(1) कहता है। ये भी कहता है कि पहली बार नियुक्ति में आपको अवसर की समानता नहीं होगी, उसके अलावा जब आप कभी प्रमोशन आप पाएंगे तो वहाँ पर भी आपको अवसर की समानता सिद्धांत आपके लिए लागू रहेगा। और मैंने पहले ही बता दिया कि यह अधिकार केवल किसके लिए है? यह अधिकार केवल मात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। तो निष्कर्ष ये बातें निकली हैं इसकी 16(1) की। अवसर की समता का मतलब क्या होता है? अब अवसर की समता का सीधा मतलब ये कि भाई जब आप कह रहे हैं कि अवसर सभी को समान है, अवसर की समता यानी कि अवसर की सबको समानता है, तो भाई ऐसा ना कर दो कि योग्यता का निर्धारण मनमानी तरीके से कर दो। योग्यता का निर्धारण मनमानी, योग्यता के निर्धारण मनमानी नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का ही मतलब कि अवसर की समानता का मतलब यही है कि योग्यता का जो आप निर्धारण करेंगे किसी नियुक्ति, किसी नियोजन में, वहाँ इसमें क्या कहते हैं, योग्यता का निर्धारण में मनमानी ना हो, मनमानी ना हो, ये मतलब। अवसर की समानता का अगर तात्पर्य देखा जाए तो ही निकल के आता है। अवसर की समता देखा जाए तो ये भी एक बात है। ऐसा भी नहीं कि अवसर की समानता कह दिया गया तो किसी योग्यता, किसी अर्हता का उन्मूलन कर दिया गया, यानी योग्यता अर्हता को शून्य कर दिया गया। ऐसा नहीं है, ऐसा आप मत समझिएगा, मेरी बात समझिए। हमारा राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, क्या उसमें किसी शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक, नैतिक जो योग्यताएं हैं उसे आप निर्धारित करेंगे ना?
शारीरिक, जैसे आप IPS बनना चाहते हैं, कांस्टेबल बन रहे हैं तो 168 चाहिए, 152 चाहिए, DSP बन रहे हैं तो हाइट मांगता है ना। तो जो शारीरिक योग्यता है, कोई आपका मानसिक योग्यता हो, कोई शैक्षणिक योग्यता हो, कोई नैतिक योग्यता हो, जैसे इथिक्स आ गया है। इथिक्स तभी आएगा जब आप नैतिक रूप से मजबूत रहेंगे। तो आप समझ रहे हैं, तो ये सब योग्यताएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अवसर की समानता है, IAS का फॉर्म आया था और आप लोग आप भर रहे थे फॉर्म, तब BA इसमें कह दिया कि भाई BA पास होना चाहिए और मेडिकल फिट होना चाहिए। वहाँ मेडिकल है ना, मानसिक और नैतिक जांच होगा आपका, फिजिकल वगैरह सब होगा, वहाँ के नहीं होगा, आपका मेडिकल होगा। अब कोई आया जो कह रहा कि हम भी फॉर्म भरेंगे, पता लगा BA पास है नहीं है, तो ये कौन सी बात है। और BA पास है नहीं, वो कह रहा कि हम अवसर की समानता है, हम भी फॉर्म भर सकते। लो भाई, योग्यता का निर्धारण तो राज्य करेगा ना, वहाँ नहीं कोई ऐसा कि फ्री कर देगा ना। योग्यता यहाँ लिखा कि योग्यता का निर्धारण में मनमानी ना हो, खाली बस। तो समय अनुसार देखते रहते। अवसर की समानता का अर्थ सीधा सीधा है, राज्य किसी व्यक्ति का कहीं अगर चयन करना चाह रहा है तो उसकी कसौटी वो तय कर सकता है। कसौटी बताएगा ना, बताएगा किसी को किस आधार पर हम इस पद पर नियुक्त करेंगे। ये कौन डिसाइड करता है? राज्य। क्या वो शर्त बता देगा ना कि ये योग्यता है, ये क्वालिफिकेशन होगी तो आपको हम नियुक्त करेंगे। लेकिन एक बात है, जो चयन की कसौटी होगी या उसकी योग्यता के निर्धारण का वो मामला होगा, वो रिजनेबल होगा, यानी कि क्या होगा, युक्त होगा। ऐसा नहीं कि मनमानी पूर्ण तरीके से होगा, है ना। जैसे अनुच्छेद 14 क्या करता है, कहता है कि वर्ग विधान निषेध है लेकिन वर्गीकरण करने की अनुमति है, लेकिन वह युक्त होना चाहिए। जब हम अनुच्छेद 14 को पढ़ा रहे थे तो हमने बात आपसे बताई थी। तो ये बातें हैं कहाँ, अनुच्छेद 16(1) में है, और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो आपको कहीं परेशान होने की बात है। आपको बता दें कि जो ये अनुच्छेद 16 है ना, मैंने कहा था कि प्रारंभिक नियुक्ति, पहली बार नियुक्ति के अलावा ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो जाएगा, पदोन्नति, पदच्युति यानी सस्पेंड कर दिया जाए, वेतन, अवकाश, ग्रेच्युटी, पेंशन इत्यादि में भी लागू होता है। एक बात आप समझिएगा कि यहाँ जानिएगा, इसमें 7 आधार हैं अवसर की समानता। 7 आधार की बात बताऊंगा भी, आप कैसे 7 है। यहाँ उद्भव भी आएगा और जन्म स्थान भी आएगा, निवास स्थान आएगा, हाँ यहाँ निवास स्थान आ जाएगा। अब हम बात किस पे करने वाले हैं आपसे, 16(2) पर, ठीक है। 16(2), हाँ इसकी इतनी सी बात है। तो समझ के, राज्य के अधीन जो भी सेवाएं हैं उनमें नियुक्ति या नियोजन के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, और तब आप समान अवसर की मांग कर सकते हैं, बस। और समान अवसर दिया जाएगा लोगों को राज्य द्वारा। योग्यता का निर्धारण मनमाने तरीके से नहीं किया जाएगा, लेकिन जो आपका एलिजिबिलिटी है वो राज्य और जिस सेवा के में लाना चाहता है वो निर्धारित कर सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है। बस उसका जो निर्धारण होगा योग्यता का, उसे मनमानीपन ना हो, उसे रिजनेबल होना चाहिए, है ना। ये बात है। कोई ऐसा भी नहीं कि एक बार आपकी नियुक्ति हो गई तो आपको अवसर की समानता नहीं मिलेगी, मिलेगी आगे भी, आपके प्रमोशन में, आपके अवकाश में, आपके पेंशन में, आपके वेतन में, ये सब आपको मिलेगा, कोई सी बात नहीं। तो 16(1) में इतनी सी बातें थी। वैसे लोग 16 के अंदर नहीं पढ़ना चाहते हैं, लोग 16 से पढ़ लेंगे, लोग स्वयं अवसर की समानता खत्म, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। तो हम बात किसी करते हैं भाई 16(2) की, OBA नहीं, क्योंकि आर्टिकल ब्रेन को हैंग करवाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ न कुछ आपको खाते रहना चाहिए पढ़ते समय। इसको कहता है किसी भी नागरिक से, ध्यान दीजिए कि 16(2) की बात चल रही है, क्या कह रहा है, किसी भी नागरिक से। अब नागरिक शब्द आ गया तो पूरा आर्टिकलवा किसके लिए है, हाँ भारतीयों के लिए है। किसी भी नागरिक से केवल धर्म मूल वंश, यहाँ 15 की बात आएगी, केवल धर्म मूल वंश, जाति, लिंग, फिर कौन होगा, जन्म स्थान। और फिर अब यहाँ क्या कनेक्ट होगा, जन्म स्थान के साथ ही
वंशक्रम और क्या, निवास स्थान, है ना। उद्भव ही वंशक्रम है, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा नहीं है, उद्भव लिख सकते हैं आप। ठीक, अब कितने हो गए यहाँ, 7 हैं, और जबकि 15 एक में 5 हैं। कहता है कि किसी भी नागरिक से केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के साथ ही वंशक्रम यानी उद्भव तथा निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या किसी भी नियुक्ति में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है, 15 के 5 आधारों को लेता है और 2 आधारों को जोड़ता है और कहता है इन आधारों पर आप लोक नियोजन के अवसर में क्या करेंगे, कोई विभेद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इन आधारों पर आप कोई भेदभाव करिए और नियुक्त कर दीजिए। यानी ऐसा क्यों किया गया, आप सोचिए जरा। कोई ये नहीं कह सकता कि आप फला वंश के रहे हैं और फला जगह आपका उद्भव हुआ था एमपी में, यूपी में नौकरी ना कह सकता है। या निवास स्थान, आपका निवास तो तमिलनाडु में है, आप यूपी में पीसीएस नहीं बन सकते। समझ गए, ये है 2 और यहाँ जुड़ गए हैं। तो यानी अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2) में 16(2) में, अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 16(2) में क्या अंतर है, उद्भव और निवास स्थान का डिफरेंट ध्यान रखिएगा। 15(1), 16(2) का अंतर। प्री में सवाल सीधा हो सकता है कि अनुच्छेद 15(1) में 5 आधारों के अलावा अनुच्छेद 16(2) में क्या इसमें है या किसमें उसमें है, घुमा देगा आपको, या क्या इसमें नहीं है। या अनुच्छेद 15(1) अनुच्छेद 16(2) के आधार तत्वों में समानता है। 4 ऑप्शन दे दिया, नीचे लिख दिया ऊपर सभी, और यहाँ मान लो बीच में निवास स्थान डाल दिया, हो गए कंफ्यूज। ये है यहाँ सवाल अच्छे बन सकते हैं, ये बड़ी गूढ़ बात है। हाँ हाँ, अदर स्टेट भाई, आपकी बहन बिहार में, इसी तो है, यही तो अवसर है। अगर कह देता कि निवास स्थान आपका यहाँ नहीं है, आपका वंशक्रम यहाँ तो है ही नहीं, तो आप यहाँ कैसे आ गए। आई एम इंडियन, अखंडता की बात है, भारत क्या है, अखंड है, यही तो इसको एक बना देता है। लेकिन हमने भी थोड़ी देर पहले जो भी चर्चा किया था ऑफलाइन होकर के, उसकी बात दूसरी है, इसकी बात दूसरी है, समझे आप। तो यह 7 आधार हैं, यानी 16(2) भेदभाव नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा 7 आधारों पर, और वहाँ अनुच्छेद 15(1) भेद नहीं करेगा 5 आधारों पर। समझ गए, डिस्क्रिमिनेशन को ही अंग्रेजी में विभेद कहते हैं, ये बात आप समझिएगा। तो फिर अब निष्कर्ष क्या निकला, इतना हम लोग चर्चा कर लिए, तो क्या इसका कंक्लूजन निकल गया इन सब बातों का। कह रहा कोई विभेद नहीं करोगे भाई, कहाँ नहीं करो विभेद, नियोजन या किसी नियुक्ति में, वाह किसकी भारतीय नागरिक है तो इन आधारों विभेद नहीं। एक बहुत शार्ट में आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं, किसी किताब की कभी कोई जरूरत नहीं है, कम से कम शब्दों में। क्या निकला कि नियोजन की क्षमता के मामले में क्षेत्रवाद के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अगर निवास स्थान आ गया तो क्या हुआ, क्षेत्रवाद का मतलब भेदभाव नहीं है, यहाँ क्षेत्रवादिता नहीं होगी। वंशवाद के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, कहाँ, लोक नियोजन में, वंशक्रम हो गया। जाति के आधार पर, निवास के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये निष्कर्ष है। ये जो निष्कर्ष आपको हम बता रहे हैं, ये ओन लैंग्वेज होती है। आप जब पूरा सिद्धांत पढ़ लेते हैं तो आपको समझना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है उसकी बात है। जैसे सीधे कहा जाता है कि जब आप 16 को पढ़ते हैं तो कहता है कि अनुच्छेद 16 7 आधारों पर प्रत्येक नागरिक को राज्य के द्वारा विभेद किए जाने के विरुद्ध प्रत्याभूत है। लो, शब्द कठिन है ना, निष्कर्ष तो ओन लैंग्वेज बुलाना होगा। प्रत्याभूत है। ये 7 आधार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दो निवास हैं। और उक्त आधारों में केवल शब्द से प्रतीत होता है कि इन्हीं 7 आधारों पर ही नियोजन में भेदभाव नहीं होगा, बाकी और किन्हीं आधारों के पर भेदभाव किया जा सकता है।
यानी जैसे 15(1) में कहा गया है कि 5 आधारों के अलावा भेदभाव हो सकता है, वैसे यहाँ 7 आधारों के अलावा भेदभाव कर सकते हैं। तो उत्तराखंड ने एक नया अपना सिस्टम बना लिया है कि उसका कहता है कि आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। कहाँ? यूके के सेवा योजना कार्यालय में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो कुछ फॉर्म वहाँ जो निकलते हैं तभी से आप अप्लाई कर पाएंगे, उस वैकेंसी को देख पाएंगे। जैसे वहाँ शिक्षक की भर्ती होती है, उसमें अगर आप उत्तराखंड के निवास वहाँ अगर नहीं होगा आपका एनरोलमेंट या वहाँ आपके निवासी नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। समझ गए आप? हाँ। जबकि कहता नहीं। तो अनुच्छेद 1 और 2 के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अपवाद कहाँ है? 1 और 2 हो गए, अब अपवाद शुरू हुआ। अनुच्छेद कौन? 16(3) और 16(4) और 16(5). क्या भाई दिक्कत है क्या आप लोगों को? लग रहा है कि कुछ परेशान है आप लोग? थक गए? चलिए 16(1) और 16(2) का अपवाद कौन? 16(3) शुरू होता है। यानी अनुच्छेद 16(1) और 2 की अपवादी की स्थिति कहाँ बनेगी? अनुच्छेद 16(3), 16(4), 16(5), 16(6). यहाँ एक एक अनुच्छेद को बारीकी से हम लोग समझेंगे। तो 16(3) में कौन सी बात कही गई ये जानना है। 16(3) कहता है कि संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है? कौन? संसद विधि बनाकर, पहले आपको कीवर्ड पकड़ना पड़ेगा। संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में, इस मामले में लोक नियोजन यानी क्या? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यही ना? लोक नियोजन के मामले में राज्य या संघ, राज्य या संघ क्षेत्र, राज्य या संघ क्षेत्र के विषय में निवास संबंधी योग्यता का निर्धारण कर सकती है। में निवास संबंधी योग्यता का निर्धारण। अब लीजिए, अभी क्या कहा गया था 16(2) में? 16(2) में 7 आधार बताया गया था ना कि निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और 16(3) क्या कर दिया गया? तुरंत ही 16(3) में कह दिया गया क्या? कि संसद विधि बनाकर लोक नियोजन में राज्य या संघ क्षेत्र में निवास संबंधी योग्यता का निर्धारण कर सकती है। लीजिए, और जबकि पहले कहा गया था नहीं, आपको पहले ही कह दिया गया क्या? 16(2) जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें कहा गया ही ना कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इनमें से किसी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही उससे कोई विभेद किया जाएगा। लो, यह कर दिया गया, यानी 16(3) अपवाद नहीं हुआ। यानी 16(2) का सीधा अपवाद है अनुच्छेद 16(3). समझ गए? ये बेसिक बात इसकी ही थी। कारण क्या है? अब ऐसा क्यों किया गया भाई? ये सोचा गया तो इसके पीछे ना कोई रहस्य होगा ना। कारण यदि समझा दिया जाए तो लोग विरोध नहीं करते हैं। अगर रीजन सही से किसी चीज का बता दोगे तो विरोध होता नहीं। कारण क्या है? समाज के कुछ वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए। समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो विकास की मुख्य धारा में नहीं है, तो उनको लाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। जैसे कोई बहुत पिछड़ा हुआ राज्य पूर्वोत्तर में जाइए या आप झारखंड, बिहार जाइए तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर निवास संबंधी योग्यता ना निर्धारित किया जाए तो वहाँ के लोग जो है नियुक्ति ही नहीं ले पाएंगे, नियोजन में उनका कुछ होगा ही नहीं, उनका जो है क्या कहते हैं मतलब लोक पदों पर कोई चयन होगा ही नहीं। बाहर से लोग जाएंगे और क्या करेंगे? भर जाएंगे। जैसे उत्तराखंड कुछ ऐसा कर रहा है, मैंने आपको बताया था अभी आपको। तो ये चीज़ है, उत्तराखंड बहुत सारी अपनी नियुक्तियों में ये कर रहा है कि वहाँ उसके नियोजन कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। और नियोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आप उत्तराखंड के निवासी होंगे, है ना? ये चीज़ है। तो इसलिए ऐसा किया गया। कारण क्या? कि समाज के कुछ वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए और राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए। उस राज्य का आर्थिक स्तर कब बढ़ेगा बताइए?
उस राज्य का आर्थिक स्तर तब बढ़ेगा जब वहाँ के लोग ही नियोजन में होंगे। समझे नहीं आप? तो इसलिए आपसे कारण पूछा जाए तो कारण यही 2 कारण है बस, तीसरा कारण नहीं है कि भाई राज्य के लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए। और दूसरा क्या भाई कारण हो जाएगा? दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि सामाजिक और आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए राज्य का सामाजिक और राजनीतिक स्तर बढ़ाने के लिए, ये है रीजन। समझ गए? 16-3 होने का निष्कर्ष क्या निकला? अब निष्कर्ष तो भाई सीधा प्रावधान तो निष्कर्ष भी ही निकलेगा जो इसमें कहा जा रहा है कि निवास संबंधी योग्यता का निर्धारण संसद विधि द्वारा कर सकती है, या निवास संबंधी योग्यता का निर्धारण संसद ही करेगी, राज्य नहीं करेगा। संसद विधि द्वारा तय करेगी, राज्य सरकारें इसे नहीं कर सकती हैं। ये गूढ़ बात है। 16(3) में निवास स्थान योग्यता का आधार बने, ये राज्य सरकारें विधि नहीं बना सकती हैं, संसद बनाएगी। विशेष राज्य का दर्जा अगर दे दिया गया बिहार को तो यूपी से बिहार में कोई नियुक्ति नहीं ले पाएगा, इसीलिए बिहार को कभी विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं जा रहा है। इसके पीछे कारण है। ठीक, हाँ, एक बात और कि एक भारत की संकल्पना बनी रहे, इसीलिए यह शक्ति संसद के पास है ना। राज्यों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इससे बचने के लिए ऐसा किया गया कि राज्य दुरुपयोग कर सकते कि नहीं कर सकते। इसलिए क्षेत्रवाद, अलगाववाद की प्रवृत्ति को रोक सकते हो, नहीं तो रोक ही नहीं पाओगे। उसी क्रम में संसद ने लोक नियोजन निवास एवं संबंधी शर्तें अधिनियम 1997 बनाया था, है ना, जिसमें क्या कहा गया था? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए कुछ नौकरियों में निवास संबंधी योग्यताओं का निर्धारण किया गया है, लेकिन यह कानून अब समाप्त हो गया है। समझ गए? हाँ, अब नहीं, हाँ, अब 1974 में समाप्त कर दिया गया था। हिमाचल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए ऐसा किया गया, लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 3 अनुच्छेद जब आप देखेंगे 371D, हाँ, वर्तमान में, हाँ, आर्टिकल 371D, हाँ, जिसमें किसका है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संदर्भ में कुछ विशेष प्रावधान कर दिए गए हैं। इसीलिए ये जो क्या कहते हैं लोक नियोजन निवास संबंधी शर्त अधिनियम 1997 था ना, वो समाप्त हो 1974 में। क्या है? 371D में उसके लिए विशेष प्रावधान है। इस पर चर्चा बाद में हो जाएगी। ठीक, हाँ, क्योंकि अगर विशेष राज्य चर्चा हम लोग लाएंगे तो भी हम लोग कहीं और चले जाएंगे। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमारी आपकी यात्रा भी चल रही थी। एक केस है नरसिम्हा राव बनाम आंध्र प्रदेश 1970 का। उस केस में कहा गया था कि निवास संबंधी योग्यता को चुनौती दी गई थी। ये कहा गया था कि निवास संबंधी योग्यता नहीं होना चाहिए, क्योंकि मामला आंध्र प्रदेश में निवास संबंधी योग्यता का निर्धारण कर दिया गया था, है ना। आंध्र प्रदेश, हिमाचल, मणिपुर, पहले बात किया था, हिमाचल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश से केस है नरसिम्हा राव बनाम आंध्र प्रदेश 1970 के केस है। और उस समय वहाँ पर लोक नियोजन सेवा संबंधी शर्त अधिनियम 1997 लागू थी ना। क्या थी? 1947 थी, 97 थी? 1947 थी, 57 की है, हाँ, 57 में बोला, 57 है, करेक्ट कर लीजिए उसे आप, है ना। क्या नाम था उसका? लोक नियोजन निवास संबंधी सेवा शर्ती अधिनियम 1957, है ना, वही लागू था। तो उसके चैलेंज हुआ कहाँ? नरसिम्हा राव बनाम आंध्र प्रदेश में। और इस मामले में कहा गया कि निवास संबंधी योग्यता तो चुनौती दिया गया, तो इसमें उच्चतम न्यायालय में केस गया था ये, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवास संबंधी योग्यता संवैधानिक है। उसने मान लिया था क्या कि गलत नहीं है, संवैधानिक है। और ये भी कहा कि निवास संबंधी योग्यता का निर्धारण पूरे राज्य के संदर्भ में
हो सकता है, ना कि राज्य कुछ हिस्से के संदर्भ में। ये भी इसने स्पष्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, कहा अकेले ये नहीं कि थोड़े से हिस्से में, पूरे राज्य पर निवास संबंधी योग्यता लागू हो सकती है, उसे स्पष्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी 1974 में उसे समाप्त कर दिया गया है ना। 1974 समाप्त हो, 371D में आंध्र तेलंगाना विशेष प्रावधान है ये। विशेष राज्यों को जब दर्जा दिया जाता है तो कुछ शक्तियां राज्यों के पास हो जाती हैं, समझे आप, इसीलिए। अभी बात किसकी हम लोग कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं अनुच्छेद 16(3) की। अब हम बात किसकी करने वाले हैं, 16(4) की। 16(4) यानी पिछड़ा वर्ग का मामला है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना, जो काफ़ी बड़ा है, इसे बहुत बारीकी से आपको समझना है, क्योंकि 16(1) हो गया, अनुच्छेद 16(2) का अपवाद 16(3) हो गया। 16(4) बहुत विशेष है, विशेष इसलिए है क्योंकि इस पर बहुत विवाद है ना। इसमें पिछड़ा वर्ग आरक्षण है, इस पर बहुत सारे केस भी हैं, है ना। पिछड़ा वर्ग से क्या तात्पर्य है, पिछड़ा वर्ग के तहत उपवर्ग बनाए जाएं कि ना बनाए जाएं, या फिर आरक्षण से जुड़े जो उसके विवाद हैं, उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिए, पिछड़ा वर्ग से क्या समझ रहे हैं, या क्या महिलाओं में अलग से पिछड़ा वर्ग माना जाता है, नहीं माना जाता है, आरक्षण की अधिकतम सीमा पिछड़े वर्ग की क्या हो सकती है, मतलब बहुत सारे सवाल यहाँ बेटा बनेंगे, इसीलिए हम लोग इस पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो कहाँ हम लोग एक साथ देखेंगे 16(4), 16(5), 16(6), यानी ये पिछड़ा वर्ग आरक्षण को हम लोग चर्चा करने वाले बहुत अच्छे से अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी सुझाव हो आप दे सकते हैं। आपको ये लेक्चर अच्छा लगे जरूर शेयर करें, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।